नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। यह साल का 267वां दिन, सुबह के बज रहे हैं 9 और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिल वाले की दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनाली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई थोड़ी बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और बारिश होगी भी अब दिल्ली में। तो ये कृत्रिम वर्षा रहने वाली है सोनाली, बेसिकली ये कोई नेचुरल रेन नहीं रहेगी। हाँ। तो सिविल एविएशन मंत्रालय ने अब दिल्ली सरकार को आर्टिफिशियल बारिश यानी कि कृत्रिम वर्षा कराने की मंजूरी दे दी है। अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। तो वहीं अब दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी और प्रदूषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार इसे माना जा रहा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं सोनाली, अब कृत्रिम वर्षा हम पहले जब सुनते थे कि भाई आर्टिफिशियल रेन जो है वो देखने को मिलेगी, पहले केवल कल्पना करते थे कि भाई आर्टिफिशियल रेन कैसी होती है, भाई क्या होता है इसमें, है ना। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल, पहले कल्पना, और इनफैक्ट अब दिल्ली में एक आर्टिफिशियल बारिश होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी दिल्ली में देखा जाता है कि प्रदूषण काफ़ी, ख़ास तौर पर जब सर्दियों का समय होता है तो बसंत अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि प्रदूषण कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आप तक भी नज़र नहीं, इतना तो नहीं होता। इतना तो कभी कभी इतना भी हो जाता है, इतना भी हो जाता है कभी कभी बसंत, तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। तो अच्छी चीज़ है, सही चीज़ है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब भी चाहें उस वक्त बारिश हो सकती है। तो ये ना एक अच्छा कदम मुझे लगता है, क्योंकि अब दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता है भाई, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों को एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है लोगों के लिए। क्योंकि जब हम एयर इनहेल करते हैं, जब अपने अंदर हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो जाहिर सी बात है एक सेहत पर भी बुरा असर उसका पड़ता है। तो दिल्ली सरकार अब ये नहीं चाहती कि प्रदूषण दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बने। बात ये है, तो IIT कानपुर की देखरेख में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। प्रदूषण को कम करने के लिए अब मदद मिलने वाली है। इससे पहले अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जून महीने में ये बता दिया था कि भाई वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से हम अब कृत्रिम वर्षा कराने के मूड में हैं, और अब प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश से संबंधित दिल्ली सरकार की पायलट परियोजना को अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंजूरी दे दी। आगे आप बताइए। बिल्कुल, और तैयारियां वसंत पूरी कर ली गई है। उत्तर पश्चिम और बाहरी दिल्ली में 5 विमान आधारित क्लाउड सीडिंग उड़ानों की योजना बनाई गई है। लगभग 90 मिनट की उड़ान के दौरान करीब 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। ये तो बड़ा क्षेत्र है सोनाली, बात अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है। कृत्रिम वर्षा को लेकर अगर इतना बड़ा क्षेत्र कवर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े स्तर पर मुझे लगता है कि ये जो कृत्रिम वर्षा है वो देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर का जो एरिया है वो अगर कवर करेगा तो ये, क्योंकि यहाँ पर बताया, जैसे कि आपने बताया कि विमानों के जरिए जो है वो क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल क्लाउड जो है वो बनाए जाएंगे। तो आगे मैं बताता हूँ सोनाली की किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो किस तरीके से कराई जाएगी। अब क्योंकि हमने आपको ये तो बता दिया कि अब आर्टिफिशियल रेन आपको देखने को मिलेगी, तो अब IMD उड़ान योजना में सहायता के लिए बादलों के प्रकार, ऊंचाई, हवा की दिशा और साथ ही यहाँ पर औसत बिंदु सहित वास्तविक समय के मौसम संबंधी डेटा प्रदान करने वाला है। अब सीडिंग जो है यानी कि जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा आर्टिफिशियल तरीके से, वो अब ज़मीन से 500 से 6000 मीटर ऊपर स्थित रहने वाला है। और साथ ही अब बात अगर की जाए, इसमें नमी का जो स्तर है वो कम से कम 50% होगा। इसके बाद कृत्रिम वर्षा हमें देखने को मिलेगी, और इस कृत्रिम वर्षा के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कैसी बारिश जो कि नेचुरल नहीं है, लेकिन नेचुरल से कम भी आप उसको नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि वो आसमान में फवारा लगा दिया और उसके बाद बारिश हो रही, नहीं। प्रॉपर तरीके से एक क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जिसे आप क्लाउड सीडिंग बोल देते हैं।
अब क्लाउड सीडिंग के बाद जो बादल बनाए जाएंगे सोनाली, उसमें होगा ये कि उसमें 50% नमी रहेगी, यानी कि नमी की जो मात्रा 50% रहेगी। जब नेचुरल रेन हम देखते हैं, जब मानसून के दौरान जो हम प्राकृतिक वर्षा देखते हैं जिसका आनंद हम लेते हैं, और उसमें होता ये कि उसमें भी जो बादलों से पानी निकलता है बारिश के रूप में, उसमें भी बादलों में नमी रहती है। वो नमी होती है कम से कम 65 से 70% के आसपास नमी रहती है, और नमी के आधार पर ही ये डिपेंड भी करता है कि बारिश कितनी रहेगी। तो अभी फिलहाल जो है वो 50% एक नमी का जो स्तर है वो रखा जाएगा, जैसा कि फिलहाल अभी जानकारी है। तो ये जो एक अच्छा फैसला मुझे लगता है कि कभी आपने सोचा सोनाली कि भाई जब हम चाहें जब हो जाएगी बारिश? पहले कभी ऐसा सोचा है कि क्योंकि मुझे याद है बचपन में मैं तो ये सोचता था कि भाई बारिश को लेकर जब अनुमान है तो भाई बारिश का मौसम है, बारिश हो जाए, और जिस दिन गर्मी ज़्यादा हो कि आज बारिश हो जाए, मेरे बस में चले तो मैं बारिश करवा दूं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो है वो वास्तविकता में होता हुआ नजर आएगा कि भाई दिल्ली सरकार चाहे तो बारिश करवा दे। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी सपनों की बात हुआ करती थी कि आर्टिफिशियल बारिश भी करवाई जा सकती है, लेकिन अब बहुत अच्छी चीज़ है कि दिल्ली में अब आर्टिफिशियल बारिश होने वाली है। लेकिन अगर इसका ड्रॉबैक क्या देखती हैं? ड्रॉबैक आपने शायद कोई न्यूज़ आपने देखा होगा कि अगर आपको याद हो कि किसी देश में बारिश करवाई गई, और आर्टिफिशियल बारिश की बात कर रही हूँ, और इतनी बारिश हुई कि वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। तो इन चीज़ों का मुझे लगता है कि ख्याल रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब आर्टिफिशियल बारिश आप कराते हैं तो तमाम पैरामीटर जो हैं वो आपके अंडर कंट्रोल रहते हैं। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। जब आप, क्योंकि आपकी देख रेख में सारी चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से मानकों को तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ये बारिश होगी, क्योंकि पोल्यूशन भी तो इसी समय में देखने को मिलता है, क्योंकि अब त्योहार का एक दौर भी शुरू हो चुका है। तो इसके बाद हमेशा देखने को मिलता है दिवाली के आसपास भाई पोल्यूशन होता ही है, और अब दिवाली अक्टूबर में पड़ रही है। हाँ। तो अक्टूबर में कृत्रिम वर्षा करवाने का मतलब यही है कि जो पोल्यूशन हर साल देखने को मिलता है, दिल्ली वाले हर साल प्रदूषण का रोना रोते हैं कि भाई प्रदूषण ज़्यादा है, आंखों में जलन, नाक में जलन, हवा, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो दिक्कत, एक घुटन महसूस होती है। और कभी कभी तो कह दिया ये जाता है कि दिल्ली जो है वो गैस पूरा चैम्बर बन चुकी है, गैस चैम्बर बन चुकी है ना। तो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है, और दिवाली के आसपास से कृत्रिम वर्षा रहने वाली है, तो एक अच्छा कदम है, पोल्यूशन से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगा उस समय देखने की बात है कि भाई किस तरीके से ये पूरा एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सरकार की तरफ से। तो ये तो बात रही कृत्रिम वर्षा को लेकर, हमने आपको बात बताई कि कृत्रिम वर्षा जब होगी तो क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे, मदद क्या मिलेगी, सरकार का उद्देश्य क्या है। तो इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो सोनाली, आप गांव कब गई थी, मुझे पहले आप ये बताइए। मुझे लगता है 3 साल पहले। तो मतलब वहाँ पे सड़कें कैसी थी? मतलब जैसा आप शहरों में, नोएडा में फराटे रफ्तार से भागती हैं और स्कूटी पर या फिर गाड़ी से आप चलती हैं, दिल्ली में सड़कों पर आप चलती होंगी। अब तो सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है भाई दिल्ली सरकार की तरफ से। तो देखिए, जो अगर आप उस समय कंडीशन क्या थी? आपका गाँव है कहाँ, पहले ये बताइए मुझे। मेरा गाँव तो एक्चुअली बिहार में है। अच्छा, बिहार का जिक्र तो खैर, बिहार के गाँव का जिक्र अगर करें तो भाई नीतीश कुमार काम कर रहे हैं वहाँ के, तो वहाँ के लोग जाने, लेकिन नीतीश कुमार भी लगातार काम तो कर ही रहे हैं। हाँ। लेकिन दिल्ली के गांव की बात, अब कभी दिल्ली के गांव में गई आप? हाँ, 1-2 बार गई जरूर हूँ मैं। तो कैसा लगा वहाँ जाके? आपको बुनियादी सुविधाएं कैसी लगी? सड़क, गली, मोहल्ले कैसे लगे? देखिए, अगर काम करने की गुंजाइश है? बिल्कुल है, क्योंकि कहीं कहीं देखा जाता है कि सड़कें बिल्कुल बीच से गायब हैं, सड़कें ही नहीं है, टूटी। हाँ, मैं गया था एक बार नरेला में, वो गांव नरेला के आसपास वो गांव पड़ता था, नाम मेरे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी इस तरीके की परेशानी थी। लेकिन अब मुझे लगता है ना कि दिल्ली सरकार ने भांप लिया है इन परेशानियों को, और इन परेशानियों को देखते हुए भाई समाधान की तरफ बढ़ गई है दिल्ली सरकार। अब शहर छोड़िए, अपने गाँव को संवारना है। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते दिन दिल्ली देहात को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली देहात का मतलब यानी कि दिल्ली के गाँव। अब क्योंकि दिल्ली का मतलब केवल दिल्ली शहर ही नहीं, दिल्ली के जो गांव हैं वो भी तो एक दिल्ली का हिस्सा है, उनका विकास कौन करेगा। तो ये जो कार्यक्रम रहा वो दिल्ली ग्रामोदय अभियान यानी कि DGA के तहत दिल्ली में 50 गाँव में 81 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, और ये परियोजनाएं दिल्ली के 5 जोन में डिवाइड की गई हैं। इनमें 81 परियोजनाएं हैं, और साथ ही अब जिसमें से 16 द्वारका जोन में
रहेंगी जिनका लाभ द्वारका को मिलेगा, और 10 जो है वो पूर्वी जोन में रहेंगी। 13 नरेला में, जहाँ का जिक्र मैंने किया कि भाई वहाँ के आसपास के गांव में मैं गया था, उस समय वहाँ पर सुविधाओं का, बुनियादी सुविधाओं का एक अभाव था। अब है ना, अब जो 13 जो परियोजनाएं हैं, विकास परियोजनाएं, वो नरेला में रहेंगी, 20 उत्तरी जोन में रहेंगी, 22 रोहिणी जोन में शामिल हैं। यानी कि दिल्ली देहात में अब सरकार प्राथमिकता के साथ सड़कें, सामुदायिक भवन और साथ ही साथ अब जो स्कूलों जैसी गांव की एक बुनियादी जरूरत होती है ना सोनाली, उसे पूरा करने की तरफ जो आगे बढ़ रही है। अब मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि गांव की जो एक लाइफ रहती है, क्योंकि जब हम जाते थे बचपन में ना, जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, बच्चे जाते हैं अपने नानी के घर चले जाते हैं खेलने के लिए, तो एक गांव को लेकर एक बड़ा इमेजिनेशन सा ये है कि भाई गांव की जिंदगी बड़ी शांत रहती है। भले ही वहां पर थोड़ी सुविधाएं कम हो, भले ही लाइट जरूर चली जाए, एक पावर कट जरूर देखने को मिले, लेकिन साफ हवा रहती है। एक गांव की थीम जब आपको मिलती है तो आप खुद को इस तरीके से वातावरण में देखते हैं, प्रकृति के बहुत नजदीक आपके आस पास रहते हैं, खेत आपके आसपास रहते हैं। आप क्या एक्सपीरियंस आपका अब तक रहा? देखिए, गांव की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही कहा आपने, नानी का घर तो बिल्कुल पहले सबसे पहले याद आता है। और खास तौर पे जब गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी तब हम जाते थे, तब आम, लीची, ये सारी तमाम चीजें हम वहां पर खाते थे, घूमना फिरना और गांव शांति। बिल्कुल, अगर हम शहर से एक बार गांव जाए 10 से 15 दिन के लिए तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं होता था। मेरे को ऐसा लगता था कि ये होता है, 10 दिन और 20 दिन और रुक जाए, महीना और रुक जाए, पर क्या करें, पढ़ाई। ऑब्वियस सी बात है, वो तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। और अब तो आप गाँव जा नहीं सकती क्योंकि इतनी लंबी छुट्टी मुझे लगता नहीं है कि मिलती है। लेकिन दिल्ली के गाँव में अगर आप जाएंगे तो अब दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि अब सरकार ये सोचती है कि अब एक तरफ शहर को तो हम लगातार डेवलप कर ही रहे, शहर के लिए तो योजनाएं बनी रही हैं, लेकिन दिल्ली के गांव को भी तो बनाना है भाई। अब दिल्ली वाले हमारा ये शो देख रहे हैं तो दिल्ली वाले ये समझें कि भाई गांव भी प्रॉपर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि दिल्ली का एक हिस्सा है। और दिल्ली के हर हिस्से को जब आप विकसित करेंगे वही तो सर्वांगीण विकास है, जिस थीम पर दिल्ली सरकार चल रही है। अगर शहर को विकसित आपने कर दिया, दिल्ली के गाँव विकसित नहीं तो कैसे चलेगा? तो बुनियादी सुविधाओं का जो एक अभाव पिछले कुछ समय में देखा, वो अब देखने को नहीं मिलेगा। और कितना जरूरी है सोनाली, है आपका दृष्टिकोण में समझना चाहता हूं कि भाई शहर में तो हम बताते हैं, दर्शकों को लगातार बताते हैं, आज भी इनफैक्ट कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के। आज आपको पता है शहर में कई उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाली हैं, और पैरा एथलीट गेम्स 2025 का उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं, और बहुत बड़े स्तर पर उद्घाटन होगा। लेकिन गाँव पर वापस लौटते हैं, गाँव में कितनी इंपॉर्टेंट है सरकार की कार्यशैली का इम्प्लीमेंट होना, मैं समझना चाहता हूँ सोनाली। देखिए वसंत, जब हम गाँव का नाम लेते हैं तो शायद सबसे पहले हमें ये याद करना चाहिए कि जो अनाज हम खाते हैं वो वहीं से आता है। तो मुझे लगता है कि जब वो अन्नदाता है तो उन्हें सबसे पहले वो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सड़क, उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई, स्कूल, स्वास्थ्य, ये सारी तमाम चीजें जो हैं उन्हें पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमें सबसे जो बेसिक नीड है हमारी वो जीने के लिए वो फुलफिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार कर रही है काम या नहीं कर रही है? अब सरकार ने कहा है तो जरूर मुझे लगता है कि वो आगे काम करेंगे, और सारे जो भी उन्होंने गांव को विकास करने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं वो जरूर उठाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें देखने को भी मिलेगा कि बहुत सारे गाँव का विकास हो चुका है जो दिल्ली में है। अब देखने की बात ये रहेगी, अब भाई एक इनिशिएटिव तो है दिल्ली सरकार का कि गांव को विकसित करना है, लेकिन कितनी रफ्तार से होते हैं ये भी हम लगातार इस बात पर भी एक नज़र बनाए रखेंगे। और जो दिल्ली देहात के हमारे साथी, हमारे दर्शक हैं, वो ज़रूर बताएं कि सरकार का क्या ध्यान है आपके गाँव की तरफ। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या अब त्योहार आ रहे हैं, अब दशहरा आने वाले, सोनाली कुछ प्लान कर रही हैं खरीदने के लिए या नहीं कर रही हैं? प्लान तो मैं काफी समय से कर रही हूँ, काफी समय से कर रही है, लेकिन केवल प्लान ही कर रहे हैं। प्लान करने का बेसिकली है ना, प्लान करने का बेसिकली है कि आपके पैसे नहीं लगते हैं। प्लान आप करते रहिए, लेकिन जब प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो पैसे जरूर लगते हैं। बिल्कुल, अब त्योहारों की धूम है तो मैं सोच रही हूँ कि तैयारी कर लूँ। आप क्या सोच रहे हैं, कुछ लेने के लिए सोच रहे हैं? अभी फिलहाल तो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन भाई गाड़ियों के दाम जिस तरीके से गिर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि अब एक गाड़ी ले ली जाए। अब क्योंकि अब गाड़ियों के दाम इस तरीके से गिरे हैं और
इसी से जुड़ी अगली खबर भी है। त्योहारों की धूम इस कदर साहब की गाड़ियों के शोरूम में भीड़ ऐसी है कि कतारें लगी हैं। और जैसा कि जब आपने कोई प्ले स्टोर देखा होगा, प्ले स्टोर इसका मतलब प्ले स्टोर में गूगल वाले प्ले स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्ले स्टोर जहाँ पर बच्चों के खिलौने जहाँ से आप खरीदते हैं, जिस तरीके से देखते हैं ना हम कि अब साइड में एक पूरा रैक लगा हुआ है, वहाँ पर रिमोट कंट्रोल कार से, रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन से बच्चे आते हैं, लाइन में लगते हैं, वो खरीदते जाते हैं। इसी तरीके की लाइन हम गाड़ियों के शोरूम में लग रही है। और कंपनियों के सेल्स चार्ट पर जो आतिशबाजियां हो रही हैं वो तो भाई काबिलियत तारीफ है। जीएसटी छूट के बाद कारों की कीमतों में कटौती ने ग्राहकों में एक ऐसा जोश भर दिया है कि गाड़ियां अब लाइन में लगा कर बिक रही हैं। जी हाँ, अब एक तरफ मारुति सुजुकी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 35 साल। अब जीएसटी में छूट ऐसी हुई कि भाई ग्राहकों की तो निकल पड़ी। अब दूसरी तरफ बात अगर कर लें तो हुंडई की गाड़ियां रोड पर आप देखते हैं, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आपको एक सुजुकी का लोगो ही सड़क पर सबसे ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि किफायती पड़ती हैं, सस्ती होती हैं गाड़ियां, एवरेज ज्यादा होती है, बिल्ड क्वालिटी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लोग कर ही लेते हैं जब एवरेज और दाम में एक कटौती मिल जाए। तो अब बात अगर करें हुंडई के शोरूम पर, नवरात्रि के मौके पर 5 साल बाद एक ऐसी भीड़ देखने को मिली है। सोनाली बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। मारुति सुजुकी की तरफ से 25,000 से अधिक कारें डिलीवरी कर दी गई हैं। सोचे कितनी बड़ी बात है वसंत, 25,000। और अगर हम टाटा कंपनी की बात करें तो पहले दिन 10,000 से ज्यादा कारें बिक चुकी हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है, 25,000 सुजुकी और टाटा, ये करीब आंकड़ा है सोनाली। हाँ। ये करीब आंकड़ा है। हाँ। और क्योंकि ना अभी फिलहाल जैसे अभी क्योंकि धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है, कई लोग तो शुभ मुहूर्त के इंतजार में पैसे लेके बैठे हैं कि जाएं, और हो सकता है कई लोगों ने प्री बुक कर दिया कि धनतेरस पर हम खरीदेंगे। हाँ, धनतेरस पर डिलीवरी लेंगे, दिवाली पर डिलीवरी लेंगे। तो अब गाड़ियों की एक जो सेल है ना, वो मुझे लगता है कि इस समय पीक पर है। जीएसटी घट गया, जीएसटी घटने के बाद एक जो टैक्स स्लैब था 28% का 18% पर आ गया। यानी कि आपके पास भी अगर थोड़े से पैसे हैं, अगर आप सोच रहे हैं भाई गाड़ी खरीदने, गाड़ी हो चुकी है सस्ती। और इनफैक्ट एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें कई कंपनीज ऐसी हैं भाई उनके पास छोटी कारों का लोड खत्म होने को है। यानी कि लोग अब गाड़ियां इतनी खरीद रहे हैं, और बेसिकली इसमें ना वो गाड़ियां हैं जो कि या तो फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं, या फिर जो मिनी हैचबैग्स है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट मैच रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने बसंत। त्योहारों का सीजन है, नवरात्र है, दुर्गा पूजा मतलब दशहरा, और उसके साथ साथ अभी होली, दिवाली, छठ पूजा की बात करें तो होली दिवाली नहीं, होली आने वाली है। होली आएगी बहुत बाद में, लेकिन अभी दिवाली का क्रेज है। तो सारे त्योहार बोल गई सोनाली। तो होली का इंतजार है आपको क्या? नहीं, मेरा पसंदीदा मेरा तो है, मुझे तो है, लेकिन उससे पहले दिवाली। बिल्कुल, दुर्गा पूजा, दिवाली की बात करें, छठ पूजा की बात करें तो त्योहारों का समय है, लोग गाड़ियां खरीद रहे होंगे। और 4 चांद जीएसटी ने अब कम हो गया तो उसने लगा दिया, तो उसी की वजह से 4 चांद लगा है इस पे। हाँ बिल्कुल। तो लोग बिल्कुल अब बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है, और लोग चाहते हैं कि बस इस सीजन में कार हमारे घर के बाहर जरूर खड़ी हो। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा हुंडई की जो गाड़ियां हैं वो भी अब बिक्री में फराटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ, अब क्योंकि एक जो सेल्स चार्ट किसी भी कंपनी का रहता है, किसी भी कंपनी का एक एम यही रहता है कि भाई हमारा जो सेल्स चार्ट है वो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के साथ साथ हम तरक्की करें, गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बिके। तो कहीं ना कहीं जीएसटी जब कम हुआ, ऐसे ग्राहकों की ऐसे निकल पड़ी है कि भाई लोग अब पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए नहीं, बल्कि गाड़ियों की लाइन में लग के गाड़ियों का इंतजार करें कि कब हमें गाड़ी खरीदने को मिलेगी। और अब 22 तारीख से पहले जब इंट्रोड्यूस नहीं किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भाई जीएसटी कितना घटाया जाएगा, हाँ। उससे पहले लोगों के प्लान्स नहीं थे। उससे पहले लोग ये सोच रहे थे हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, या कोई एफडी करा लेंगे, या फिर किसी और चीज में हम इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही भाई साहब हुआ कि भाई जीएसटी 10% सीधा गाड़ियों पर, तो 28% से सीधा आ जाएगा 18%। और उसके बाद गाड़ियों के दामों में हमने देखा कि 1 लाख से 1,20,000 तक, और मिनिमम 50 से 60,000 का डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। और उसके बाद अब ग्राहकों की इस तरह से अब एक बड़ी कतार देखने को मिल रही शोरूम्स के सामने। और मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, अपने वे ऑफ लिविंग को आप अच्छा बनाएं, गाड़ी खरीदें। और
ये तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब गाड़ियों की बिक्री की रफ्तार केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रही है। तो अब देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक अपडेट्स हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जहां पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ रही है, बिकने की रफ्तार का जिक्र कर रहा हूं मैं, तो वहां पर जाहिर सी बात है तो ट्रैफिक जाम को कौन झेलेगा। अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम में फंसेंगे तो है ही। अब राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम को लेकर अब एक बहुत बड़ी समस्या भी है, और मुझे लगता है कि अब दिल्ली वालों ने ना जाम की समस्या के साथ जीना सीख लिया है। हर सुबह शाम पीक आवर्स के आसपास लोग जाम में फंस जाते हैं और घंटों बर्बाद हो जाते हैं, और कभी कभी ना ये अग्रेशन का कारण भी बन जाता है कि भाई कितनी देर से खड़े हैं, लोग हॉर्न बजाने लगते हैं, हॉन्क करने लगते हैं, और है ना। अब बात अगर की जाए, अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। उसके मुताबिक 2 अक्टूबर तक रामलीला महोत्सव के चलते रामलीला मैदान के आसपास आपको जाम जैसी स्थिति शाम 5 बजे के बाद देखने को मिलेगी। डाइवर्जन के तौर पर आप यहाँ पर JLN मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट है, अब क्योंकि दिल्ली गेट, मिंटो ब्रिज और साथ ही अजमेरी गेट की तरफ से आने वाले हैवी ट्रैफिक को अब रोक दिया गया है। इस तरफ अब थोड़ा ध्यान रखें जब घर से बाहर निकले, और पीक आवर्स में यानी कि जब ऑफिस से निकलते आपकी जो आज छुट्टी मुझे लगता है कि आज थोड़ा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में आई है, तो हो सकता है कि इन्हें भले ही जाम न देखने को नहीं मिले, क्योंकि भाई हम जैसे को तो जाम देखने को मिलेगा। 5-6 बजे ऑफिस से निकलना होता है, तो जाहिर सी बात है एक जाम देखने को मिलेगा। और रामलीला मैदान के आसपास से जब जाना होता है, और वो भी दशहरे के टाइम के आसपास, क्योंकि रामलीला का मंचन होता है, रामलीला प्रोग्राम होता है, तो उसे लेकर भी एक जाम की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। आपका आना जाना तो नहीं है रामलीला ग्राउंड के शाम 5 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आना जाना हो तो मैं अभी अवॉइड ही करूंगा बसंत। JLN मार्ग से जा सकती हैं आप, जैसे कि हमने बताया। अब क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा भाई, कि भाई ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग अगर आप घर से निकलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। गूगल मैप्स पर चेक कर लें कहाँ पर रश ज़्यादा है, कहाँ पर नहीं, और उसके बाद ऑप्शनल जो वे हैं उनका प्रयोग आप ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब दिल्ली में ट्रैफिक अपडेट्स तो हमने आपको बता दिया, इसके साथ ही अब राजधानी में पेट्रोल डीजल के दाम आखिर क्या हैं वो भी आपको मेरी सहयोगी सोनाली बताएंगी। बिल्कुल बसंत, पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 94.77 प्रति लीटर। यार ये बड़ा परेशान कर रहा है यार, ये पेट्रोल का जो दाम है ना बड़ा परेशान कर रहा है, ये बिल्कुल भी कम हो नहीं रहा। अब दिल्ली वाले सोचते तो ये है कि कब ये शतक ना मारे, और क्योंकि सेंचुरी मार गया तो जाहिर सी बात है दिल्ली वाले भी ये सोचेंगे कि पानी पर ही चलने लगे बाइक और गाड़ी तो अच्छा रहे। तो 94 रुपये 7 पैसे भाई कम तो नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मार नहीं पड़ी है पेट्रोल की तो कहीं ना कहीं एक मलहम भी नहीं लगा है। तो डीजल के जो दाम है वो थोड़े से कम, हल्के से, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि डीजल की गाड़ियों के दूसरे खर्चे ज्यादा होते हैं। 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। CNG वाले अब 76 रुपये 54 पैसे में प्रति किलोग्राम के हिसाब से आज CNG आप खरीद पाएंगे, लेकिन लंबी कतारों में लगने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब CNG खरीदते हैं बहुत लोग चाहते हैं कि CNG, हाँ ऑब्वियस सी बात है। एक बार मैं CNG की लाइन में लग गया, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी, उसमें CNG फिल करानी थी, हम जा रहे थे और GT रोड से जब जा रहे थे तो भाई हमारी कम से कम 35 से 40 मिनट लग गई CNG फुलफिल कराने में। फिर हम सोच रहे थे कि यार पेट्रोल ही भरवा लेते तो अच्छा था, लेकिन पेट्रोल को फिर जब हमने दाम देखा तो हमने सोचा कि 30-35 मिनट खड़े हो जाते, कोई बात नहीं, कम से कम 400 से 500 रुपए हमारे बच जाएंगे। नोएडा में पेट्रोल के दाम बता दीजिए सोनाली। बिल्कुल, अगर पेट्रोल के दाम की बात करें नोएडा की तो 94.71 प्रति लीटर। डीजल यहाँ भी कुछ ज्यादा कम तो नहीं है, 6 पैसे का जो है फर्क है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक चुभता तो है, आंखों से ज्यादा दिल को चुभता है और उससे ज्यादा पर्स को। बिल्कुल सही कहा आपने बसंत। डीजल की हम बात करें तो 87.81 प्रति लीटर, और CNG की हम बात करें तो यहाँ पे CNG देखिए 84.70 प्रति किलोग्राम है। मतलब कि यहाँ पर CNG के दाम भी ज्यादा ही हैं। CNG के दाम तो ज़्यादा ही हैं, क्योंकि नोएडा में आप चल रहे हैं तो नोएडा में अब एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाया जाता है। हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप खाने पीने में हेल्थी खा रहे हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि एक बहुत महंगा लाइफस्टाइल। तो सोने चांदी की कीमतों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो गोल्ड और सिल्वर के जो दाम है हम आपको अब बताने वाले हैं। अभी फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम हमने आपको बताया। तो सोने चांदी का जिक्र अगर कर लें तो सोने चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, रोज़ नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं सोने चांदी के दामों में। नवरात्रि पर सोने चांदी की कीमतों में लगातार अब एक उछाल देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत है 1,13,580 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से, और चांदी के जो दाम है वो 1,34,089 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो सोने और चांदी के दाम हमने आपको बताए, और मुझे नहीं लगता कि ये देखने के बाद मेरी सहयोगी सोनाली इसे खरीदना चाहेगी।
10 ग्राम चांदी खरीद लीजिए आप। बिल्कुल नहीं, सोना तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदना चाहूंगी बसंत, लेकिन चांदी में सोच रही थी, लेकिन त्योहारी सीजन आप नहीं चाहेंगे, लेकिन लोग तो बहुत शौक के साथ सोना खरीदेंगे क्योंकि त्योहारी सीजन है। लेकिन ये 24 कैरेट के दाम हो सकता है कि इससे थोड़ा कम, क्योंकि 24 कैरेट में नहीं बल्कि 23 या 22 कैरेट में कोई ज्वेलरी बनती है और उसमें मेकिंग चार्जेस अगर आप लगेंगे तो इर्द गिर्द आपको 1,05,000 से 6,000 के आसपास जो है वो दाम पड़ जाएगा। तो अब ये तमाम खबरें हमने आपको बताई, उसमें सोने चांदी की कीमत हो, पेट्रोल डीजल हो, या फिर दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन ही क्यों ना, और ट्रैफिक जाम को लेकर कहां आप किस समय परेशान हुए, तमाम अपडेट्स हमने आपको दी जो आपके लिए जानना जरूरी थी। तो चलिए इसी के साथ समय की कमी, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।